The Prime Minister has often cited how the opposition has developed a so-called love dictionary for him comprising dozens and dozens of abuses. Now, in the midst of campaigning for the last phase of 2024 Lok Sabha polls, the Prime Minister says this dictionary has crossed a century of words. But it has no impact because he is now immune to his detractors' abuses. But while he is not affected, he's slammed his opponents for feeling that abusing is their right and called them out for their frustration. Here's what the Prime Minister told news agency ANI about Gali politics. जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। Well, the Prime Minister definitely remembers all the abuses hurled at him. He has mentioned some of them, and in fact also said that he's become immune to all those attacks on him. ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सरंगी जी बहुत ज्ञानी है आप, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है। ये जरूर मैं कहूँ, इस पर बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधानमंत्री को सम्मान करता हूँ, जरूर सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार नहीं 2 दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। कम से कम हमारा लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये हद तक तो नहीं गया ना। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो, हमें कुछ बोलने का मजबूर मत करो। हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं, हम शुरुआती तौर पे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्स्टर, नो। Well, these statements made by the opposition netas have remained infamously viral even years later. This is what the Prime Minister was talking about in the interview. Now, the BJP has stood up as one behind the Prime Minister and taken on the opposition for their Gali politics. Listen to the reactions coming in. खड़गे जी ने उनकी तुलना जहर से की, कोई मारने की कामना करता है। ये सही बात है, जो आदमी हारता है, जब हारने के बाद में कुछ नहीं हो पाता तो वो गालियां देने पर उतारू होता है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि विपक्ष ने हिम्मत हार दी है 101 गालियां देना, और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो सेवक के रूप में काम करता हो, गरीबों का मसीहा के रूप में काम करता हो, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, ओबीसी वालों लोगों को किसी प्रकार सुरक्षा देने का काम करता है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, उस महापुरुष को गाली देना मुझे लगता है कि ईश्वर भी इनको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए इन सबका पलायन भी हो रहा है, और गालियों से सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली देने वाला ही नीच कहलाता है। See, in this whole country, currently it's only brand Modi versus brand Virodhi. Now, brand Virodhi do not have any agenda against the Prime Minister, so they are resorting to all these kind of abuses. What we have been hearing for the last 20 years, so it's nothing new for the Prime Minister. He's so used to it that he draws energy out of it now. So it's not wrong what he says. These people have no agenda how to run the country. They have only one agenda. Modi is the biggest obstruction in our corruption. Let's remove Modi. Well, the political blame game continues, and the Congress has in fact defended itself and counter-attacked the Prime Minister, reminding the Prime Minister and the BJP of many unsavory things said by the BJP leaders. The habitual liar
and he is a messenger of God. How can anybody touch him? And how can a messenger of God be habitual liar? Either of these is true or false. And he is free to accuse anybody. This is the level of the Prime Minister. And he should not be taken seriously. Sometimes he uses terminology like mujra, sometimes Mangal Sutra, sometimes mutton, and sometimes Pakistan. I think he has lost his balance. प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, मोदी जी को, कि उन्होंने अपने जीवन में 14 साल में जिसकी बात कर रहे हैं, कितने संवैधानिक प्रावधानों का, कितने प्रजातांत्रिक प्रावधानों का उन्होंने पालन किया है, कितने जगह उन्होंने उल्लंघन किया है, इतने गरिमामय पद पर होते हुए उसका ख्याल उन्हें नहीं है। कितने जगह उन्होंने अपशब्द कहे, वो गाली नहीं है, वो सवाल हैं जो एक जिम्मेदार व्यक्ति से, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति से किया जा रहा है, उसको उस शब्द में व्यक्तिगत उसमें नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि सबसे ज्यादा गाली गलोच राजनीति में किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए क्या क्या लफ्ज बोले थे आप सब जानते हो। मोदी जी ने उनके लिए कहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कि जिसकी पगड़ी के नीचे कुछ नहीं है। जब आप ऐसी बात करोगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो और आप ऐसी बात करोगे कि 2 भैंस है तुम्हारे पास, तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, लोग क्या कहेंगे? आप खुद मंगलसूत्र का सम्मान नहीं करते हो और आप ये कहोगे कि लोग मुझे गाली देते हैं। Well, amidst all this, there has been another vehement attack on Prime Minister Narendra Modi. We've seen how Rahul Gandhi has taken a jibe at the Prime Minister, saying he needs a psychiatrist. Now you have the UBT Sena, which has elaborated on Rahul Gandhi's line of thought, and it has published a column in its mouthpiece Samna saying that the Prime Minister needs to be given medical treatment after the elections. Not only that, it also says those who believe Modi are also mentally ill, and the article then goes on to talk about other criticism as well as far as the Prime Minister is concerned. We have Amit Kumar and Pragya joining us from Varanasi. Let me first go across to Amit. Amit, जैसे जैसे जो आखिरी चरण है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गाली पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो तेज होती जा रही है। अब जो लेटेस्ट है वो सेना यूबीटी की तरफ से आ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी भी यही बात कह चुके हैं, बार बार या तो पर्सनल अटैक या तो फिर अपशब्द का इस्तेमाल। देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, और ये सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं हो रहा है। इससे जब प्रधानमंत्री से पहले जब मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी थे, तब भी उनको किस तरह के भाषा से इस तरह की बातें उनको की जाती थी। मुझे याद है कि जब उन्होंने सद्भावना मिशन किया था 2011 में, मैं उस वक्त गुजरात में था, और उसमें नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि मेरे ऊपर जितने भी पत्थर मारे जाते हैं, जितनी भी गालियां दी जाती हैं, उन पत्थरों को मैं सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता हूं। और ये प्रधानमंत्री ने, जब मैंने भी इंटरव्यू किया अभी पटना में रोड शो के दौरान, तो उन्होंने ये कहा था कि ये लोग नामदार हैं, उनका काम है गाली देना, मैं काम करने वाला आदमी हूं, कामदार हूं और काम करता रहूंगा, उनकी गाली का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने एक बात पहले भी, जब मेरी एक बार मुलाकात हुई तब भी उन्होंने कहा था कि इस तरह की बातें जो करता है वो दिखाता है कि उनकी सोच किस तरह की है, कि अगर कोई गरीब जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बनता है। और निश्चित तौर पर इस पूरे चुनाव में व्यक्तिगत हमले लगातार, देखिए चुनाव है, मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है, लेकिन व्यक्तिगत हमले हर तरीके से जो नरेंद्र मोदी पे होता है, और उसका फायदा चुनाव के दौरान भी हमेशा बीजेपी को हुआ है, नरेंद्र मोदी को हुआ, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को जब मौत का सौदागर कहा गया था उस विधानसभा चुनाव में, वही बात जो थी, वही मुद्दा था, जब पूरी जनता गुजरात की नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हो गई थी। तो जो उनके खिलाफ जो बयानबाजी और जिस स्तर का चला गया है, और अब जो नया बयान आ रहा है कि मानसिक रूप से बीमार हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये दिखाता है कि विपक्ष के पास अब नरेंद्र मोदी, निश्चित तौर पर देखिए पूरा चुनाव का जो मुद्दा है, अगर देखिए तो नरेंद्र मोदी है। बीजेपी एनडीए नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए लड़ रही है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल अटैक लगातार हो रहे हैं। और उसी कड़ी में एक नया अटैक जो हुआ है, नया जो बयान है वो शिवसेना की तरफ से सामने आया है। बिल्कुल, बीजेपी कह रही है कि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ऑपोजिशन का, इसीलिए प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है। Pragya is with us. We also have Deepti joining us in the broadcast now. Let me go across to Deepti. In fact, Deepti, as the last phase nears, and that's when in fact Varanasi will go to polls on the 1st of June, the gali politics is only intensifying.
And you know, Swati, when you look at the entire election, the way it has panned out, I think one thing clearly is standing out, the fact that even the opposition has made this election all about Modi. So Modi is the only factor that matters in this election. You've spoken about the last phase. Amit, spoke about that exclusive interview that the Prime Minister did give to our colleague, where he clearly said कि वो जितना मुझ पर attack करते हैं, he also has said कि कमल उतना ही खिलेगा. So the Prime Minister is very clear about this. The more you target us, I know how to capitalize him. So, he does that. But look at how the opposition possibly has missed the bus. We are talking of the last phase of the election. In Uttar Pradesh, there are 13 seats that comprises the Purvanchal or the eastern Uttar Pradesh belt. Now, this is again an area that does not vote like an Awadh does or a central Uttar Pradesh does, where you have a 50% vote share for the BJP. Now, here is where you have little parties, whether that is Sanjay Nishad, whether that is Anupriya Patel's Apna Dal Sonelal, whether that is parties of Om Prakash Rajbhar, his son is contesting this time. So all these parties matter. So, and the BJP, interestingly, has done that caste calculation to ensure that majority of the Dalits, the minorities, continue to stay with them. The entire conversation about the OBC, EBC, that matters. So I think this is just a smokescreen. The comments that you hear, whether this is from the Uddhav Sena, whether it is from the Congress, whether hit out at the Prime Minister, because one thing is very clear, that the opposition, the INDA alliance, is also fighting for its survival. Just think about the fact that ever since Akhilesh has taken over the reins of the Samajwadi Party, after the death of late Mulayam Singh Yadav, he hasn't won any election. And that is something that he needs to prove now. Behenji, where is she? Where is the BSP headed towards? Again, no one knows. You talk of the Uddhav Sena, again it's fighting for its survival in the state of Maharashtra. So all this that you see from them is a fight back right now as they continue to ensure that every vote that is polled matters to them, and somehow they are also trying to give a larger message that we are still in the fight. Because you come down to, ground zero, Swati, whether it is Varanasi, where many people say that there is no challenge, but anywhere else, people are talking about Narendra Modi, the work he's done. You do not sense a wave, that possibly is correct, but you do not even sense any anger against him. So what the Prime Minister says, I think clearly falls in that narrative that the Prime Minister, the BJP has been trying to create, कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है. And I think the opposition has understood this. They do not want to make the mistakes that they have made in 2014 and in 2019. Absolutely. Dipti, Pragya and Amit, stay on with us. Now, while the opposition continues to try to counter Narendra Modi, the Prime Minister, it seems, is planning several steps ahead. Our sources tell us that with campaigning set to end on the 30th of May for the final phase that includes Varanasi, Prime Minister may repeat what he did 5 years back during the last Lok Sabha election. While in 2019, before the last phase of voting, Prime Minister Narendra Modi travelled to the holy Kedarnath shrine and then trekked up to the Rudra caves to spend a night of meditation and solitude. This time, he may do similarly in a totally different corner of the country. According to sources, the Prime Minister will address a rally in Punjab in Hoshiarpur on the 30th of May, and then he will later that day travel to Tamil Nadu, spending the night at Kanyakumari. The next morning, he will travel to the famous Swami Vivekanand Rock Memorial for a day-long meditation. Varanasi and the remaining Phase 7 seats go to polls the next day. Let's also tell you about the significance of the memorial. It was built and dedicated to the nation in 1970 on one of the two island rocks of the Kanyakumari coast on the southern tip of India. The location falls in the Laccadive Sea, which is a sort of intersection of the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. It is said that Swami Vivekanand swam here and then meditated for 3 days and 3 nights to attain enlightenment. It is also said that in Hindu legend, goddess Kanyakumari or Parvati performed tapasya here for Lord Shiva. The memorial has a meditation hall and was built after overwhelming support was received to tide over a deadlock between Hindus and Christians who both had claims over the rock. We have Pragya joining us on the broadcast. Pragya, we could see the Prime Minister once again meditating in Kanyakumari this time, like he did in 2019 in the Rudra cave in Kedarnath.
Well, absolutely, and a message from the Prime Minister as well. Kanyakumari, message for the people of Tamil Nadu and also message for the people of West Bengal. Remember, both the states are at the core of the strategy of the BJP right now. But more or less, Prime Minister always sends across a message. Last time he went to Kedarnath, in fact, and meditated. It's also a image building and also a perception that will go along with the Prime Minister. He is known to be a very religious, spiritual man, and he is about to do that also this time. He also says that, after all this hectic schedule, I take out time to meditate and I take out time for my spiritual journey as well. He is known to be a spiritual being, and this image of Prime Minister has worked in his favor across not just northern India but also southern India this time as well. The image is a very important factor in the battle of perception, but Prime Minister always believed that it is always beneficial to look inside and what are you going to do next in your phase of life. I think he is going to rejuvenate himself by doing this meditation. Tamil Nadu is very important and so is West Bengal. Obviously, there's a lot of politics going on in West Bengal right now over name of Vivekananda as well. We see a lot of attacks coming from TMC on BJP and especially on Prime Minister. But we are today in Varanasi and there are a lot of BJP leaders as well here in Varanasi who are in fact doing a sort of campaign for Prime Minister, trying to rejuvenate voters to tell them, weather might be very hot, but you have to come out and vote. This is the larger campaign going on right now while Prime Minister is working on a mission mode for 370 for BJP. Well, yes, absolutely. But in 2019, remember, when the Prime Minister went to Kedarnath and meditated in Rudra Cave, he was mocked for doing that. Now, we're given to understand just a day before the final results will be announced, and after the campaigning ends, the Prime Minister is going to meditate in Kanyakumari at the Vivekananda Rock Memorial. We've also spoken to MOS Sadhvi Niranjan Jyoti, who spoke about the benefits of Prime Minister Modi adopting sites like he has done with Varanasi, all along with others whose profile he has raised. This is also likely to be an impact of him going to the Vivekananda Memorial. Listen in. पीएम साहब का क्षेत्र है जहां पीएम साहब ने 2014 से बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और मुझे लग रहा है कि सर्वाधिक यदि टूरिज्म कहीं है तो वो है वाराणसी। अयोध्या और वाराणसी दो जगह लोग अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं। ये वाराणसी का जो क्षेत्र था, हम लोग पहले आते थे तो मुश्किल से पूरे दिन में 5000 लोग दर्शन कर पाए तो कर पाए, क्योंकि बहुत सकरी रास्ता थी। आज मुझे लग रहा है कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो माननीय पीएम साहब ने इस संसदीय क्षेत्र को एक पर्यटन का हब बनाया है। दूसरा, जो चाहे छोटी दुकान वाला हो, नौका वाला हो, या किसी में कल परसों नाविकों के बीच में थी, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस नाविकों के बीच में बैठने का अवसर मिला। तो इतना नाविक उत्साही था कि हमारा टूरिज्म के कारण हमारा रोजगार बढ़ा है। एक मैं व्यापारियों की बैठक की, मैंने व्यापारियों के लोगों के जानने की मेरी उत्सुकता रहती कि इनके मन में क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो अब एकदम मोदी जी के लिए हैं। तो मैंने कहा मोदी जी के लिए तो हैं, लेकिन व्यापारी निकलता कम है। इस बार आप कोशिश करिए कि घरों से निकलिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वोटर निकलेगा जिस उत्साह से हम लोगों को बीच बैठ के बातचीत करता है, क्योंकि यहाँ और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो वोटरों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि घरों से निकलें। So in 2019, it was the Rudra Cave. After the final phase of elections, the Prime Minister went to Kedarnath. In 2024, we're given to understand, according to sources, the Prime Minister is going to go to Kanyakumari, to the Vivekananda Rock Memorial. There's a dhyan, a meditation hall there where the Prime Minister is going to spend the entire day meditating. We have Amit, Dipti and Pragya on the broadcast. Dipti, in 2019, like I said, the Prime Minister was mocked for showing, that spiritual side of his personality. And he hasn't shied away from doing that. Deepti, can you hear me?
ओके, लेट मी गो अक्रॉस टू अमित। अमित, 2019 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब केदारनाथ में रुद्र केव में प्रधानमंत्री ने मेडिटेशन किया था और उसके बाद हमने रिपोर्ट्स देखी थी कि मांग बढ़ गई थी, यहां पर बुकिंग्स बढ़ गई थी। अब 2024 में कन्याकुमारी में खबर आ रही है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल प्रधानमंत्री का विजिट होने वाला है। एक बात जो निकल करके पिछली बार और इस बार भी सामने आई थी कि जब ये पूरा शोर थम जाएगा तो प्रधानमंत्री भी एकांत में समय बिताना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है 2-3 बातें हैं। एक चीज तो पहली बात कि स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री मोदी का जो जुड़ाव है, उनके विचारों को आत्मसात प्रधानमंत्री ने हमेशा किया है, उनके विचारों को माना है, वो अपनी जीवन में उतारा है और वो बहुत मानते हैं स्वामी विवेकानंद को। उनके घर पे जो मुख्यमंत्री का आवास था, उस समय जब मैं एक बार गया था तो वहां मैंने देखा था कि छोटी छोटी मूर्तियां उनके घर पे हर जगह मिलती थी, उनके रखी होती थी। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से जीते हैं वो अपने आप को। दूसरी बात कि एक आपने देखा, चाहे केदारनाथ की बात कीजिए, चाहे लक्षद्वीप की बात कीजिए, प्रधानमंत्री ने अपने देश की चीजें, वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया देखने से पहले भारत देखो। भारत में वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं इतनी खूबसूरत जगह नहीं है जो कि भारत के भीतर है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने हमेशा अपनी चीजों को बढ़ाया है, अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। और एक बार, अब जब प्रधानमंत्री एक बार होकर आएंगे कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल से, तो एक लोगों में देखिएगा, जैसे कि पहले बार भी अचानक वहां पे लोग जाने लगे, केदारनाथ में वो केव तक जाने लगे, लोग वहां पर जाकर खुद बैठने लगे, साधना करने लगे। और ये जो जगह है, खुद वहां पर स्वामी विवेकानंद ने 1892 में वहां पर पानी में तैर कर वहां पर गए थे, वहां पर उन्होंने साधना की थी। उनको जो एक तरह से जो विचार, उनको जो भविष्य, जो उनको सब कुछ आया था, ज्ञान आप कह सकते हैं, एक तरह से उनको वहां पर जीवन का लक्ष्य मिला था, तो उससे जोड़ते हैं। और दूसरी बात की एक अपने को जो एक नई ताकत प्रधानमंत्री, क्योंकि सात्विक विचार के हमेशा रहे, तो ये जो आप अगले 2 दिन वो करेंगे, जो 31 और 1 को, उस दौरान वो एक तरह से मैंने आप अपने एनर्जी को फिर से पाएंगे। आखिरी चरण का चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा हो सकता है कन्याकुमारी। He could visit the Vivekanand Rock Memorial as per sources, reports coming in that's where the Prime Minister is going to spend some time meditating. Thank you very much, Amit, Deepti and Pragya, for joining us on